तो दोस्तों हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे ये बालाजी की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज। साथियों सामान्य विज्ञान की ये जो हमारी ये टेस्ट सीरीज थी ये दूसरी टेस्ट सीरीज थी। पहली वाली हमारी इंडियन पॉलिटी की थी, हमने कर लिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी, 2 पार्ट में हमने बनाया है। तो ये टेस्ट सीरीज जो साइंस वाली थी दोस्तों, इसका हम लोगों ने कल पार्ट ए कर लिया था, 50 प्रश्न कर लिया था। बाकी के जो प्रश्न थे दोस्तों आज हम इसी को सामान्य विज्ञान को पार्ट बी में निपटाने जा रहे हैं। वीडियो को अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए। इस समय सेक्शनल टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, पॉलिटी का स्टार्ट किया, अभी सामान्य विज्ञान का कर रहे हैं। इसके बाद आपका जियोग्राफी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर उसके बाद हम मिक्स टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, एक फुल टेस्ट सीरीज, सारे प्रश्नों का, सारे सब्जेक्ट्स का एक कंपाइल होगा, यानी एक तरह से शेडो पेपर होगा जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से ले सकते हैं। दोस्तों एक एक चीज़ों को यहाँ पर तोड़ तोड़ कर बताया जाता है, सारी चीज़ों को कंसेप्ट तरीके से एक आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि सिर्फ ऑप्शन को नहीं रटाया जाता, आपको कंसेप्ट सिखाया जाता है, आपको फैक्ट मालूम होगा जो चीज़ें हो रही हैं कैसे हो रही हैं, ऐसा लगेगा कि आप प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। तो चले हम बिना देरी किए चलते हैं दोस्तों अपने आज पार्ट बी देखते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग अगर 51 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलपीजी, वही एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिस पर आप खाना पकाते हैं, कह रहे हैं इसमें एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, इसलिए मिलाया जाता है कि अगर रिसाव हो, उसमें लीकेज वगैरह हो तो उसकी गंध आपको पहुँचे। क्योंकि दोस्तों जो एलपीजी होती है वह गंध रहित होता है, उसकी महक नहीं होती। अगर गलती से वह लीकेज हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा और भारी धमाका हो जाएगा आपके घर में, इसलिए उसमें एथिल मर्केप्टेन मिला दिया जाता है ताकि रिसाव का पता चले सुगंध के माध्यम से, गंध के माध्यम से। तो प्रश्न संख्या अगर हम लोग 52 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो पहला है यहाँ पर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक विशिष्ट स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, यानी जुड़ते हैं। स्वाभाविक सी बात है, 2 या 2 से अधिक तत्व जो आपस में मिल जाते हैं, मिलकर एक नया गुण वाला तत्व कंपाउंड्स बनाते हैं जो पदार्थ, वही है यौगिक, सही है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यौगिकों के गुण उन तत्वों के गुणों के समान होता है जिनसे वे निर्मित होते हैं। नहीं मेरे भाई, उनसे अलग होता है। मान लीजिए ए और बी ने मिलकर कोई पदार्थ सी बनाया, तो सी में इन दोनों का गुण रहेगा, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं रहता है, तो इसका गुण अलग हो जाता है। वही कह रहे हैं कि उसके समान होता है जिनसे वो बने रहते हैं, तो उनको इसके समान नहीं होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये गलत होगा इनका। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आगे जरा हम लोग देखते हैं 53 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के किस मॉडल ने ऊर्जा के स्तर की अवधारणा को प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, नील्स बोहर ने अपने बोहर मॉडल में परमाणु ऊर्जा के अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया था। एनर्जी लेवल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, KLMN, ये एनर्जी का लेवल होता है। और आप लोग जानते हैं कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, किसी कक्षा में इतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो K का जो n बराबर 1 होता है, यहाँ n बराबर 2 होता है, यहाँ n बराबर 3 होता है और यहाँ n बराबर 4 होता है। तो ये आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, इसमें कितना हो जाएगा 18, इसमें सॉरी यहाँ गलती हो गया, इसमें एक n का मान 1 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं और इसमें 32 हो सकते हैं। यही होता है, इसको जानते रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। आगे अगर हम लोग 54 वाले को देखें तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि लिटमस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है सही क्या है। तो लिटमस के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो एसिड और बेस को दोस्तों इंडिकेट करने के लिए होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करता है। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, आप ऐसे याद कर लीजिए ना, ये अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। जैसे किसी एसिड होगा, एसिड किसी के ऊपर फेंक दोगे तो उसके चमड़ी फट जाएगी, खून निकलने लगा था, यानी उसका शरीर लाल हो जाएगा। ऐसे ही सोच लीजिए कि लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका ये पहला सही है। दूसरे में करें लिटमस क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदर्शित करता है, यस दोनों सही है।
तो यहाँ पर 54 का आपका हो जाएगा, 54 का आपका हो जाएगा डी वाला, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो चले यहाँ पर हम लोग देखें, 14 54 देख लिए। अब हम लोग ये 55 वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए आपसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पढ़ाया गया होगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो गलत होगा उसको पढ़ करना है। कह रहे हैं इसे फ्रियान के भी नाम से जाना जाता है, इसे फ्रियान के भी नाम से जाना जाता है। तो नहीं मेरे भाई, ये बात तो यहाँ पर तो सही है। यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जिसे हम लोग शॉर्टकट में CFCs बोलते हैं, यही दोस्तों आपके समताप मंडल में जाती है और ओजोन के क्षय को बढ़ाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, तो ये बिल्कुल सही है। यह करें इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के लिए किया जाता है, वही जबकि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसका इसमें प्रयोग किया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं किया जा रहा है। तो यही इसमें तो दोनों सही निकल गए। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी को आप चुनेंगे, न तो 1 न तो 2, दोनों सही निकल गए। तो इसका मतलब गलत कोई नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 56 में, तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला देखें तो कह रहे हैं लिथियम सबसे भारी धातु मानी जाती है। नहीं मेरे भाई, सबसे भारी धातु तो ओस्मियम मानी जाती है ना, लिथियम तो बड़ी हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु मानी जाती है। सबसे भारी नहीं, सबसे हल्की मानी जाती है। इसी का प्रयोग आपके जो स्मार्टफोन का आप 10-10 हज़ार mAh की बैटरी लेते हो ना, तो उसमें यही लिथियम की बैटरी लगी होती है। तो वह हल्की धातु होती है, तो इसका मतलब इन्होंने गलत कर दिया। दूसरे को देखें, लिथियम का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। यस, वही मैंने अभी आपको बताया। तो केवल दूसरा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। 57 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस रसायन का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा आप लोग जानते हैं, जब बरसात नहीं होती, जैसे दिल्ली वगैरह एरिया में जब पोल्यूशन फैल जाता है, तो रॉकेट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर से ऊपर सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का छिड़काव कर दिया जाता है। अगर वहाँ ह्यूमिडिटी होती है तो ह्यूमिडिटी को जो है वो कैच करके वर्षा की बूंद में बदल देती है। तो बूंद बूंद करके नीचे गिरता है, पोल्यूशन वगैरह जो धुआं वगैरह होता है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखे रहेंगे। यहाँ देखिए 58 वाला हमें एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो थोड़ा इसको देखें, बड़ा लाजवाब प्रश्न होते हैं, ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। कथन है और फिर यहाँ कारण है। तो कह रहे हैं जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान बढ़ता है। बिल्कुल मेरे भाई, लोहे का द्रव्यमान क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है। तो जैसे आप ले लिए 100 ग्राम का लोहा, फिर आप कुछ दिन बाद आए, उसमें जंग लग गया, पता लगा 110 ग्राम का हो गया। तो ऐसे आप करेंगे तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो सही है यहाँ, जंग में लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर, वही मैंने बताया ह्यूमिडिटी मतलब जल, यानी ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर लोहे पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कारण इसका बिल्कुल सही है। जो जंग लगता है, द्रव्यमान बढ़ता है, उसका कारण यही है। तो इन्होंने कारण को भी एक्सप्लेन किया और आपके दोनों तो सही निकले ही। तो आपका सही क्या है, ये सी वाला हो जाएगा। 58 का कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सी। आगे अगर हम लोग बढ़े देखें 59 वाले को, तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा अच्छा सवाल है, आपने इसे कक्षा 11 में ही अच्छे से पढ़ लिया होगा, कौन सा सही है। तो यहाँ कह रहे हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का यहाँ मतलब क्या है दोस्तों, धावन सोडा की बात कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, धावन सोडा जो कपड़े वगैरह धोने में काम आता है। कह रहे हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछता जाता है। तो एक N हटाकर H लगा दोगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है वो। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट पाक सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसके रूप में जाना जाता है। तो नहीं मेरे भाई, ये तो एक तरह से धावन सोडा है, ये तो खाने वाला सोडा है, तो उसके रूप में कैसे जाने जाएगा, दोनों अलग हो गए। यहाँ कह रहे हैं अग्निशामक यानी आग बुताने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है वही उसमें रहता है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला, तो ये 59 में आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका। तो केवल बी आपका सही बनेगा। बहुत अच्छा, ये खाने वाला सोडा है और ये धोने वाला सोडा है। आगे चले हम लोग देखें यहाँ पर
यहाँ पर लिख देते हैं, आप भूलेगा नहीं, ये खाने वाला सोडा है। आगे देख ले हम लोग 60 को। देखें यहाँ पर आपसे आयोडीन क्लिंचर के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कक्षा 9-10 में। आयोडीन क्लिंचर का प्रयोग जो मरहम वगैरह बनता है, एंटीसेप्टिक क्रीमें वगैरह बनती है, उसमें इनका प्रयोग बड़ा तेज़ी से होता है। तो याद रखे रहेंगे इनको, ये फैक्चुअल प्रश्न था आपके लिए। आगे अगर हम लोग 61 वाले को देखें तो कह रहे हैं किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता हम लोग खूब सुने हैं ना, हमारे संविधान में है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें बंधुता के साथ रहना चाहिए। तो बंधुता का मतलब जुड़ाव होता है, हमें एक दूसरे से जुड़ कर रहना चाहिए। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। कोई गैसियस एटम है, कोई मान लीजिए परमाणु है, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ला के इस परमाणु में हम जोड़ेंगे तो तभी जुड़ेगा जब यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ से इसकी एनर्जी निकालने में जितनी एनर्जी निकालते हैं तो कह रहे हैं सबसे अधिक किसकी होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो इतना एनर्जी रिलीज होगी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज़्यादा होगी। तो किसकी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज़ होगी, तो फ्लोरीन में। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, याद रखे रहेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर आप लोग पढ़ा होगा। यहाँ देखें टेट्रा एथिल लेड, जिसे हम लोग तेल भी बोल देते हैं, इसमें क्या है। तो टेट्रा एथिल लेड क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है। तो एक दोस्तों ये एंटी नॉक कंपाउंड होता है जो पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाता है। जो एंटी नॉक का क्या मतलब होता है, जो इंजन में खड़खड़ाहट को कम करता है, इसे पेट्रोल में मिला देते हैं तो ये एंटी नॉक करता है इंजन को, इंजन की आवाज़, उसकी खड़खड़ाहट को कम करता है। ये टेट्रा एथिल लेड होता है जो पेट्रोल वगैरह में अपस्फोटनीय यौगिक यानी एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है साथियों 63 वाले में, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये आपको एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण यानी कुछ सेकंड के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, यानी उसका रेडियो संपर्क टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है, ये बात सही है। और क्यों टूट जाता है, क्योंकि जब उड़ता है ना तो उसकी सतह का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से उसके चारों ओर जो है आयन आ जाते हैं, आयन बन जाते हैं। और आयन बन जाने के कारण वो जो उनसे कम्युनिकेट हो पाता है, जो रेडियो तरंगे होती हैं जिससे वो जुड़ता है, तो वो वहाँ से उसका कनेक्शन कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने कारण बिल्कुल सही बताया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही बी होना चाहिए, दोनों सत्य हैं, आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 63 का आपका यही बी हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग 64 को, तो यहाँ देखें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्षारण मतलब एक तरह का जंग होता है, यानी ऊपरी परत जो है ऊपरी परत का खराब हो जाना, एक तरह से वही जंग होता है जो अभी मैंने आपको बताया था। तो संक्षारण रोकने के उपायों से संबंधित है। तो आप जंग यानी संक्षारण वगैरह रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पेंट वगैरह कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि ऐसे धातु का आप परत बना लीजिए, यानी पेंट बना लीजिए। पेंट क्या होता है, किसी धातु का एक तरह से वो सतह आप उस पर चढ़ा देते हैं, तो वही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर धातुओं पर पेंटिंग करने से संक्षारण को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बनेगा। अब जैसे कोई भी आपने घर पे पेंट वगैरह किया होगा, रेलिंग वगैरह, तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के प्रयोग वाला उत्प्रेरक कौन सा है। तो आप हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है तो प्लेटिनम का करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कैसे हाइड्रोजन का होगा, तो चाहे आप यहाँ पर जैसे वाटर हो गया, पानी हो गया H2O, इसका आप प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2H2 हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, यही इलेक्ट्रोलिसिस यानी हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए आपका प्लेटिनम उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। आगे अगर देखोगे तो 66 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, तो कथन कारण के रूप में, कथन है कारण है, कह रहे हैं कथन में प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। यस मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो लाल कलर का होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं ये तो सही निकला,
लाल रंग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 650 नैनोमीटर होती है। तो ये बात मेरे भाई सत्य है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 650 नैनोमीटर होती है, ये बात सही है। लेकिन यह इसका कारण नहीं बता पा रहा है। लेकिन इसका कारण क्या होना चाहिए था? इसका कारण आखिर प्रयोग जो ज़्यादा करता है वो क्यों करता है, यहाँ पर उन्होंने इसको कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका कारण ये तरंग दैर्घ्य होना नहीं है, बल्कि क्लोरोफिल द्वारा अधिक अवशोषित हो पाता है, इसलिए ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये कारण नहीं, केवल कथन तो सही है लेकिन कारण गलत हो गया। तो यहाँ आपका सी बनेगा। अगर हम लोग 67 के देखें तो यहाँ पर आपसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ करें उनके प्रमुख दोष बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसके दोष को बताना है, उसकी कमी को बताना है। तो उसकी कमी यही थी मेरे भाई, उसकी कमी यही था कि कुछ तत्वों को परमाणु भार के रूप में रखे, परमाणु भार के रूप में उन्होंने तत्वों को रखा था, लेकिन वो ठीक से रख नहीं पाए, उनका क्रम आगे जाकर बिगड़ जा रहा था। तो ये कहाँ है? ये सी वाले में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर परमाणु भार के अनुसार ठीक स्थान पर नहीं रखा गया था। आपका 67 का सी हो जाएगा। आगे अगर देखें 68 वाले में, तो यहाँ भी कथन कारण से रिलेटेड कुछ सवाल है। कथन दिया है आपको, कारण दिया है। कथन में करें पॉलीएस्टर से बने वस्त्र अधिक सिकुड़ते हैं, यानी पॉलीएस्टर होते हैं। आप लोग पहले बचपन में देखे होंगे, अब तो नहीं आता है। पहले साड़ी, बच्चों के कपड़े पॉलीएस्टर के दिलवा दिए जाते थे, कभी फटेगा ही ना, उन्हें प्रेस करना होगा ना वो फटेंगे, वो एक तरह से बड़े मजबूत होते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो अधिक सिकुड़ते हैं। नहीं भाई, सिकुड़ते नहीं हैं, आपको इसलिए प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और जल्दी फटेंगे नहीं, यानी टिकाऊ भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं टिकाऊ नहीं होता है, तो यानी इसको गड़बड़ कर दिए, ये गलत बता दिए। अब यहाँ कह रहे हैं पॉलीएस्टर एक सिंथेटिक बहुलक है, बिल्कुल है, जिसमें मजबूत केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो यस, ये वाला सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। तो आपका डी वाला हो जाएगा, ए गलत लेकिन आर सही। अगर आगे हम लोग 59 वाले को देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि पेट्रोल से अगर कहीं पर आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं हो पाता है। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, आपने सुना होगा, पेट्रोल से कहीं आग लगी हो तो आप उसे पानी से न बुझाएं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, पेट्रोल की डेंसिटी पानी से कम होती है। आप ऐसे पानी में अगर पेट्रोल को डालोगे, पेट्रोल ऊपर तैरने लगेगा। इसका मतलब क्या होता है कि पेट्रोल पानी के ऊपर परत बना लेता है, तो आपको पानी डालने से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं जल पेट्रोल ठंडा रखता है, नहीं। अमिश्रणीय है, पेट्रोल जल पे परत बना लेता है, यस, क्योंकि मिलेगा नहीं, पानी और पेट्रोल आपस में मिक्स नहीं होते हैं, पेट्रोल जबकि पानी के ऊपर परत बना लेता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग तो 70 वाले में कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। कौन सा कथन सत्य है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में? तो इसमें क्या होता है कि स्फूर्त रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होती है यहाँ पर। तो ये आपका कह रहे हैं कि एक सेकंड, यहाँ धातु अंकन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। इसमें स्वतः स्फूर्त रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होती है, तो स्वतः स्फूर्त भी नहीं होती है मेरे भाई, सॉरी, स्वतः यानी अपने आप नहीं होता है, तो ये यहाँ पर गलती कर दिए हैं। यह अंतरिक्ष यान के लिए ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही इलेक्ट्रोलिसिस जैसे मैंने अभी जल का करवाया था, H2O का, प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन वगैरह और ऑक्सीजन बना था। तो यहाँ कह रहे हैं अंतरिक्ष यान के लिए ऑक्सीजन उत्पादन में यहाँ ये मदद करता है विद्युत अपघटन। यस, ये वाला इनका सही है, 70 का आपका सी हो जाएगा। तो आगे चले, अगर हम लोग देखें 71 में जो आपसे पूछा जा रहा है, करें कथन पर विचार करिए। जी, विचार करके सही कौन है बताना है। ऑक्सीजन की खोज करें सर्वप्रथम शीले ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? शीले नामक ने किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन शीले, तो ये सही है यहाँ। तो दोस्तों अगर हम लोग दूसरे वाला यहीं पर अगर हम लोग कथन को देखें तो कह रहे हैं कि सिलिकॉन भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी दोस्तों। सिलिकॉन भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपकी भूपर्पटी हो गई, ये पूरी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये भूपर्पटी होगा। केवल जब भी भूपर्पटी से पूछे तो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूपर्पटी में ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन के बाद क्या आता है दोस्तों? एल्युमिनियम आता है। लेकिन अगर ऑल ओवर पृथ्वी में अगर पूछे तो यहाँ पर आप आयरन बता देना, तो याद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इन्होंने गलत दिया, तो केवल ए हो जाएगा आपका।
आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर 72 में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सी प्रक्रिया आपका परासरण का उदाहरण है। तो परासरण का उदाहरण कौन है? परासरण का एक मतलब होता है दोस्तों अर्धपारगम झिल्ली से होकर पदार्थ का जो है उस साइड जाना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा किशमिश का पानी में फूल जाना। आप जैसे किशमिश को पानी नहाओगे तो एक अर्धपारगम झिल्ली की सतह से होकर वो पानी चली जाती है उसमें, तो इसे ये अर्धपारगम ये परासरण का उदाहरण होता है। क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर ऐसे समझिए, इसको गिलास में पानी है, किशमिश इसमें डाल दिए, तो क्या होता है कि यहाँ पानी जो है किशमिश में जाती है अर्धपारगम झिल्ली से होकर और किशमिश फूल जाएगी। अगर आप यही नमक मिला दोगे पानी में नमक मिलाकर उसके बाद किशमिश डालोगे तो यही रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी परासरण का उल्टा होने लगेगा। किशमिश से आपके जो भी उसमें पदार्थ होते हैं, रस होते हैं, निकल कर पानी में चलाया जाएगा, किशमिश आपकी पिचक जाएगी। तो ये होता है यहाँ पर, इसको याद रखने, परासरण और रिवर्स परासरण को याद रखे रहेंगे। तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि यहाँ देखिए आपको गैसीय नियम दिए गए हैं और यहाँ नियत राशि दी गई है। तो कौन से गैसीय नियम में कौन सी राशि कांस्टेंट होती है, ये पूछा जा रहा है। तो बायल का नियम हम लोग खूब पढ़े हैं दोस्तों। इसमें टेम्परेचर का यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाता है इसमें, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है यहाँ पर। और चार्ल्स में दोस्तों प्रेशर को रखा जाता है, तो हम लोग खूब रटे हैं। तो इसको यहाँ पर यानी आपका बी वाला आपका 1 पे चला जाएगा, तो आपका ये दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यही बन जाएगा। बिना अगले को पढ़े हम कह सकते हैं। तो सी वाला यहाँ पर ये गै-लुसाक नियम, वायलूम और एवोगैड्रो, यहाँ पर ये टेम्परेचर प्रेशर। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 74 वाले को, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखें सही भाई कौन सा है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या के बारे में आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या का उपयोग गैसों के आयतन की गणना में नहीं किया जाता है। नहीं मेरे भाई, किया जाता है। एवोगैड्रो संख्या का ही उपयोग गैसों की आयतन की गणना में, उनकी वॉल्यूम के कैलकुलेशन में किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर इनकी गलत हो गई। अब 1 मोल किसी पदार्थ में इतने कण होते हैं, तो ये बात यहाँ पर सही है। यानी कि कोई भी पदार्थ आप 1 मोल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। तो ये वाला सही है आपका 2 केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर 75 को देखें तो पॉलीप्रोपीन के बारे में बात किया जा रहा है। पॉलीप्रोपीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? पॉलीप्रोपीन को हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक से क्या बनेगा? बोतल और डिब्बा ही बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर देखा जाए 76 को, तो कह रहे हैं किस विधि का उपयोग दूध से क्रीम निकालने के लिए होता है। दूध से क्रीम निकालना, कपड़ों से वॉशिंग मशीन में मैल निकालना, ये सब जो होता है अपकेंद्रीकरण के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अपकेंद्रीकरण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीकरण होता है उसमें। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। कपड़ा भी, वॉशिंग मशीन भी, जैसे आप लोग को दादी वगैरह देखे होंगे, मक्खन वगैरह आपके यहाँ मराता होगा, तो एक जो मथनी होता है उससे मथती है, ऐसे उसमें रस्सी लगी होती है ना, तो ऐसे उससे मथती है। तो क्या करता है, उस दूध से क्रीम को अलग कर देता है। तो उसी सिद्धांत पर ये वॉशिंग मशीन भी बनी होती है, वो भी ऐसे काम करती है। आगे अगर हम लोग देखें तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कह रहे हैं किस कार्य में किया जाता है। तो देखें दवाई बनाने में, कपड़े, सोडियम कार्बोनेट की बात ना, तो ये तो मैंने अभी जब आपको हाइड्रोजन वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बता रहा था तो बता दिया था। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो कपड़े वगैरह धोने में किया जाता है। क्योंकि कपड़े में जैसे आप बाल्टी में आपको वॉशिंग पाउडर डाल दिया, तो वहाँ होता क्या, वो पानी को दोस्तों मृदु बना देता है, यानी मुलायम बना देता है और उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो पानी आपके कपड़े के रेशे में तो घुसकर वहाँ से मैल को बहाकर ले जाती है। तो यही होता है वहाँ पर। आगे अगर हम लोग 78 को देखें तो आपसे गैसोहाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो गैसोहाल क्या होता है मेरे भाई? सीसा रहित पेट्रोल और 10% एल्कोहल जो होता है, ये गैसोहाल कहा जाता है। 90% यानी लेड, बिना लेड वाला पेट्रोल और 10% एल्कोहल, तो ये क्या हो जाता है, इसी को गैसोहाल कहा जाता है। आजकल E20 वाले बहुत भौकाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं अब तो एजुकेशन का हो गया, अब E20 की बारी है। तो क्या होगा देखा जाएगा। एल्कोहल को मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये
एल्कोहल को मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेट संख्या बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो यस, बढ़ तो जाती है, उसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ती है पेट्रोल की, यानी ऑक्टेन संख्या बढ़ने का मतलब ईंधन की दहन अच्छी हो जाती है उसमें। तो यहाँ पर ये सही है। लेड का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें लेड का प्रयोग किया जाता है। नहीं, लेड मतलब शीशा। मेरे भाई शीशा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसमें गलत बात है, तो ख़राब कर देगा। इसका मतलब 3 नहीं होना चाहिए, ये सी हो जाएगा आपका। अगर हम लोग देखें 69, 60, 79 में, तो यहाँ भी कथन कारण से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। कथन है, यहाँ कारण है। देखें अगर तो कह रहे हैं एक शुष्क सेल में, एक शुष्क सेल को, शुष्क सेल क्या होता है, यूज एंड थ्रो वाली की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग पहले लेते थे ना रिमोट वगैरह की बैटरी, तो उसी की बात कर रहे हैं। और जो हम लोग चार्ज जिससे फिर से कर सकते हैं उसे हम लोग द्वितीयक सेल बोलते हैं। शुष्क सेल एक प्राइमरी सेल हो जाता है। तो कह रहे हैं इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। क्या शुष्क सेल को फिर से चार्ज किया जा सकता है? तो मेरे भाई शुष्क सेल को कहाँ चार्ज किया जाता है फिर से? तो उसको तो यूज करने के बाद फेंका जाता है ना, तो ये गलत हो जाता है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। यस मेरे भाई, शुष्क सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल में ये ए है और ये बी है, तो ए में जैसे ख़त्म हो गई तो यहाँ यूज हुआ, और फिर चार्ज करोगे तो फिर इसमें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर करें उत्क्रमणी नहीं है, यानी एक ही दिशा वाली है, ये वाला है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये बात इनकी ठीक है। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी बन जाएगा, आर सही है। आगे अगर देखें 80 में, स्याही में रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या होता है, स्याही में रंग, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कई सारा रंग यहाँ पर घोल दिया है, अब इनमें उन रंगों को अलग करना होता है, तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एक टेक्निक है रंगों को अलग करने की। आगे अगर देखें हम लोग 81 में, तो कह रहे हैं क्या मिलाकर एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाता है? वाह, आजकल एथिल अल्कोहल की बात चल रही है। यहाँ पर एथिल अल्कोहल यहाँ पर हो गया C2H5OH, यही एथिल अल्कोहल है। तो कह रहे हैं इसे पीने योग्य बनाने के लिए इसमें क्या और मिलाया जाता है? कड़क हो जाती है, थोड़ा सा और मसालेदार हो जाती है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो उसमें मेथेनॉल और पेडिन मिलाते हैं। तो मेथेनॉल कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो, क्योंकि मेथेनॉल सस्ता होता है तो ये एथेनॉल महंगा होता है एथिल अल्कोहल, तो इसको वो लोग कम कर देते हैं और इसकी जगह पर मेथेनॉल जो सस्ता होता है ये ज़्यादा डाल देते हैं। तो कभी कभी हम इसी कहते हैं जहरीली शराब पीकर इतने मर गए उतने मर गए, तो इसीलिए होता है वो। आगे देखा जाए अगर 82 में जो कहा जा रहा है आपसे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी फिजिकल रिएक्शन कौन सा है? पानी जमकर बर्फ़ बन गया, तो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि जैसे ए से हम बी बना लें और बी से हम ए बना लें, तो ये भौतिक हो जाएगा। और रासायनिक में क्या होता है कि ए से अगर बी बन गया और बी से ए कभी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है और यह फिजिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर पानी जमकर बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर पानी बन जाएगा, पानी से भाप बन जाएगा, भाप से फिर पानी बन जाएगा, तो यह एक भौतिक रिएक्शन है। चीनी का पानी में घुलना, तो घुल गया फिर उसे जलाकर फिर हम निकाल सकते हैं, ये भी सही है। दही से मक्खन निकालना, तो यहाँ पर क्या करें हैं, दही से मक्खन निकालना, तो ये भी बात है मेरे भाई, दही से मक्खन निकाले, दही में मिला भी दोगे तो डी हो जाएगा ना। तो आपका 82 का डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें 83 में कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कीजिए। वहाँ पर आप कंफ्यूज न होइएगा, कभी कभी दूध आपसे पूछ देता है दूध से दही बनना, तो वो केमिकल हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि वायुमंडल के क्षोभ मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है। तो मेरे भाई क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती या समताप मंडल में पाई जाती है, इसे याद रखना। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये क्षोभ मंडल में तो ये मौसमी घटनाएं वगैरह घटती हैं, इसमें जो वर्षा कुहासा ये सब होता है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। ये इनकी जानकारी यहाँ पर ये पहले ही गलत कर दिए। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जल के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात इनकी ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है, तो गलत केवल ए वाला था ना, तो हम इसी को मानेंगे, तो हमारा केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल पहला वाला कथन गलत था। आगे अगर देखा जाए तो 84 में तो कह रहे हैं एसिटिक अम्ल, ये सिरका में पाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। एसिटिक अम्ल के संदर्भ में विचार करिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर
एसिटिक अम्ल यहाँ पर यह एक वीक एसिड होता है। अभी ये जो टेट का प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ये आया था, टेट वाले में, यूपी टेट का जो हुआ था कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें आपको बताना था। तो ये बात यहाँ सही है। इसका रासायनिक सूत्र C2H4O2 है, तो ये भी सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, तो जी मेरे भाई, क्योंकि एथेनोइक अम्ल COOH ग्रुप होता है तो इसे हम लोग ओइक ग्रुप बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब करें इसका प्रयोग केवल खाद्य पदार्थों में किया जाता है, नहीं मेरे भाई, खाद्य पदार्थों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, केवल आपका बी सही होगा, 1 2 3। आगे अगर बढ़े हम लोग 85 को देखें तो कह रहे हैं यहाँ साधारण नमक की बात किया जा रहा है, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा साधारण नमक किससे बनता है। तो साधारण नमक क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए सोडियम को देखिए Na+Cl-, ये तो आप लोगों को गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे वहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग सोडियम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस देने वाला है और ये लेने वाला है, यानी ये माइनस चार्ज है इस पर, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ 85 का सी। 86 को देखें अगर कथन कारण से रिलेटेड है ये, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कथन दिए हैं, कारण दिए हैं, बताइए। तो यहाँ आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके गुण के परमाणु संख्या के आधार पर आवर्तित होते हैं। आधुनिक जो हमारा आवर्त सारणी है वो तत्वों को कैसे रखा गया है, परमाणु संख्या के, यानी परमाणु संख्या मतलब उनकी प्रोटॉनों की संख्या के अनुसार वो उसको रखा गया है। तो ये बात यहाँ पर इनकी सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, न कि उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात इनकी बिल्कुल सही है। 86 का आपका ये कथन भी सही है, कारण और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर यही सी वाला हो जाएगा, दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 87 को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, विचार करके बताना है कौन सा सही है। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम लोग दाएं से बाएं जाएं तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। तो मेरे भाई कैसे वृद्धि होगी, तो यहाँ पर ये आपको समझना है थोड़ा सा, आखिर वृद्धि कैसे होगी। तो मेरे भाई वृद्धि नहीं होगी, आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो धात्विक गुण दोस्तों घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि दोस्तों वो आपका प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है बढ़ रहा है, यहाँ पर ये आप आगे से बढ़े तो कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन में उसका न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। अब आगे गया उसका शेल उतना ही है लेकिन प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन अगर मजबूत होता जाएगा तो अपने से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से बांध कर रखेगा, क्योंकि उसकी कक्षा उतनी है। केवल प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी आप दाएं से बाएं जा रहे हो तो इसका मतलब कक्षा आपकी नहीं बदल रही है, ये केवल प्रोटॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ेगा तो अपने से जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है उनको मजबूती से बांध कर रखेगा। तो जैसे बड़ा चुंबक होता है तो ज़्यादा ताकतवर होता है, उसी तरह से। तो ये बात यहाँ पर इनकी यहाँ पर ये पहला वाला तो इनकी यहाँ पर गलत हो गई। यहाँ पर ये वाली, ये पहला तो इनका गलत हो जाएगा। अब पहला गलत हो गया तब हम क्या थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगा के देख लें। एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो यानी एक नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन में, तो गया 2 तो गए तेल लेने। अब हमारा बचा है बी और सी। तो जाके देखें, अब धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं। बिल्कुल सही मेरे भाई, ये तो एकदम सही है। कोई भी मेटल हो, धातु हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। जैसे आयरन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक वायर फ्लो होती है। ये सही है। इसका मतलब आगे अगर हम लोग अब देखें, समूह में ऊपर से नीचे जाने की ओर धात्विक गुण में कमी आती है। तो मेरे भाई धात्विक गुण में कमी तो दाएं से बाएं जाने पर आती थी ना, तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने उल्टा दे दिया। अगर एक आप जानते हैं तो अगला कर लेंगे, यानी ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, आपकी इलेक्ट्रॉन उतने ही है, कक्षा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि धात्विक गुण में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या होगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी।
तो इस तरह से आप समझेंगे दोस्तों केमिकल जो चीज़ें होती हैं तो दिमाग में लंबे समय तक बैठेंगी। कार्बनिक यौगिक का पहली बार प्रयोगशाला में कब बनाया गया था, यानी संश्लेषित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं यूरिया को ही सबसे पहली बार यूरिया को ही बनाया गया था। यूरिया का जब भी आपसे कई बार एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछ लेता है इसका केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला इसका ऐसे CONH2 होता है। तो इसका अगर हम लोग अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ज़्यादा याद होगा, CONH2 और इधर NH2, यानी CO से 2 NH2 ग्रुप लगे होते हैं। यही होता है इसका केमिकल फार्मूला। आगे अगर हम लोग देखें 89 वाले को, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है वही कथन कारण से रिलेटेड है। कथन है, कारण है। कथन में कह रहे हैं कि ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती हैं। यस मेरे भाई, ग्रेफाइट क्या होता है? जो बैटरी में आपके जो लगी होती है, बैटरी में जो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो ग्रेफाइट के ही बने होते हैं। उसमें धातु नहीं लगाई जाएगी क्योंकि धातु खराब हो जाती हैं। तो ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग आप लोग जानते हैं, ग्रीस वगैरह जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें ग्रीस की जगह ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सही है। ग्रेफाइट में षटकोणीय कार्बन की परतों के बीच वीक वांडर वाल्स बल्स होते हैं। तो आप लोग जानते हैं वांडर वाल्स बल एक कमज़ोर बल होता है। इसके बारे में भी आपको वहाँ पर पढ़ाया गया होगा बड़े अच्छे से। तो स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ए सही बन जाएगा। 90 वाले को देखें तो कह रहे हैं प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो आयनन विभव के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा मेरे भाई? तो आयनन विभव के रूप में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिलिकॉन, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर ऐसे अगर देखेंगे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में दोस्तों इसे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, इसलिए इसकी आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर आपका यही वाला, फिर एल्युमिनियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, क्योंकि सोडियम को एक ही त्यागना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग देखें 91 में, तो DNA कोडिंग का प्राथमिक कार्य पूछा जा रहा है। DNA कोडिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि क्या जो है ये यहाँ पर चयापचय जो बोला जा रहा है, मेटाबॉलिज्म, पथों को नियंत्रित करना, तो नहीं, ये तो नहीं होता है यहाँ पर, ये तो इनका गड़बड़ हो जाएगा। आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करना, यस ये सही है आपका। इसका मतलब यही होता है जो को आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इसको संग्रहित और संचारित करना। 92 वाले का अगर देखें हम लोग, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो लाल रुधिर कणिकाएँ यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल करें 150 दिन का होता है। नहीं मेरे भाई, 120 दिन का होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, ये गलत हो गई। तो चले हम लोग देखते हैं अब कौन सही निकले। मानव रक्त का pH मान ये 735 से 74 होता है। यस बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों को 9 में ही रटा दिया गया था। तो खून से सच्चा कुछ नहीं हो सकता, तो खून से सच्चा कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब 7-4, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी बनेगा, 2 केवल सही है। आगे अगर देखें हम लोग 93 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आहार मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा आहार मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ पर ये वाला आपसे पूछा जा रहा है यहाँ। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर कई बार पढ़ाया गया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। वसा, प्रोटीन ये भी करता है, लेकिन विटामिन जो होता है दोस्तों ये ऊर्जा प्रदान थोड़ी नहीं करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका 2 वाला नहीं होना चाहिए, 2 जहाँ जहाँ पर है आप उसे हटा दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो 2 नहीं होगा। तो आपका कौन हो जाएगा? 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपके 94 में जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम लोग 94 में आपसे पूछा जा रहा है, कथन दिया है और कारण दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि अमरबेल, जिसे हम लोग हिंदी में कस्कूटा बोलते हैं, एक परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। और हिस्टोरिया एक
प्रकार की चूसक जड़ें होती हैं। तो ये पहला वाला तो यहाँ आपका ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ये पहला वाला तो सही हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये इसकी चूसक जड़ें होती हैं जो अमर बेल पौधों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। बिल्कुल मेरे भाई, ये इसीलिए परजीवी हो जाता है यहाँ पर, उसके ऊपर ये ऊर्जा उसी से लेता है। तो यहाँ पर आपका ये पहला वाला सही हो गया। तो आगे अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ तो 95 वाले का अगर हम लोग देखें तो वर्गीकी संवर्ग का एक आरोही क्रम कौन सा है। तो वर्गीकी का ये भी दोस्तों इस साल टेट वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा, क्योंकि टेट वाले वगैरह में जो साइंस वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक साइंस आता है, तो अच्छे लेवल का आता है। यहाँ पर आपसे इसका क्रम पूछा जा रहा है वर्गीकी संवर्ग का। तो यहाँ पर इसका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पर आपको छोटी रूप में देखेंगे जाति, उससे बड़ा वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो आपका यहाँ पर ये सी वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर आगे आए देखें तो 96 में, तो आपसे यहाँ पर तो यहाँ पर फसल सस्य यहाँ पर मिला है और उनके रोग दिया गया है यहाँ पर। तो इसको ज़रा हम लोग देखें तो यहाँ पर जो गेहूं है उसमें पर्णधारी किट्टी रोग पाया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो सरसों वगैरह होती हैं उसमें श्वेत कीट पाया जाता है। तो बी वाला हमारा 3 पे होना चाहिए, तो बी वाला 3 पे और ए 2 पे। तो ये बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी वाला 4 पे जाएगा और मिर्च एक चिल्ली मोज़ेक। आगे देख लें अगर हम लोग 97 को, तो बीटी वाला पूछा जा रहा है कि बीटी बैगन एक बार आया था तो उसे बैन कर दिया गया था। तो इसके आविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते। तो इनका मतलब ये बीटी में क्या होता है दोस्तों कि उसमें जैसे बैगन वगैरह में जब इसका प्रयोग जब किया गया था तो बैगन जो कीड़े लग जाते तो उसमें सड़ जाते थे। तो इसमें एक ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया था को वो बैक्टीरिया जो है खाने वाले को, जो बैगन को खाएगा उसको प्रभाव नहीं करेगा। हालांकि कड़ा इफेक्ट देखा गया बाद में, लेकिन इसमें कोई जो कीड़े पड़ जाते थे, कीड़े इसको सड़ा नहीं पाएंगे। तो यही है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो होना चाहिए 97 का, तो जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधी। तो यहाँ पर जो पहला वाला दिया है यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर आपका ये तो नहीं होगा, जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधी। तो यहाँ पर इस नहीं, प्रतिरोधी कहाँ है, उसी के लिए तो है आविष परिपक्व, ये भी नहीं है, आविष निष्क्रिय होता है। यस, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 97 का आपका कौन हो जाएगा, सी। अगर हम लोग 98 वाले को देखें यहाँ, तो कह रहे हैं कौन सा एक सहजीवी पादप है। तो सहजीवी पादप के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। तो सहजीवी कौन है, सहजीवी का मतलब क्या होता है कि जो उसके साथ रहकर जो अपने ज़िंदा रहता है, उसके बारे में दूसरे के सहारे एक तरह से जो जीता है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए आपका लाइकेन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लाइकेन। आप लोग जानते हैं वायु प्रदूषण को भी इंडिकेट करती है, उसका प्रयोग किया जाता है कि जहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह की मात्रा ज़्यादा रहती है वहाँ पर ये लाइकेन नहीं उगता है, पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा। तो 99 को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस। डीएनए की खोज 1990 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ये बात गलत है। कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी सतहों पर प्रोटीन पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। और पादप कोशिका की में कोशिका भित्ति और पादप कोशिका में, यानी प्लांट की बात करें तो प्लांट में तो कोशिका भित्ति पाई ही जाती है, लेकिन मैमल्स में नहीं पाई जाती। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो गलत केवल बी वाला है। तो यहाँ पर गलत कैसे हो गया दोस्तों, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था, ये बात आधी सत्य है, लेकिन 1859 में किया था। 1859 में किसका जन्म हुआ था, गांधी जी का, याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें 100 वाले को, तो यहाँ आपसे देखिए पूछा जा रहा है किस बीमारियों के बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, यानी इन तीनों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों को, जानते होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 का कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पर आपका ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो टेस्ट अपना शुरू किया था टेस्ट सीरीज़ ये साइंस का, तो साइंस वाला जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया था तो इसका हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया था 50 प्रश्न। अब हम लोग ये 50 प्रश्न फिर कर लिए पार्ट बी के रूप में, फिर अगला ले आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा सी के रूप में। बाकी के जो 50 प्रश्न हैं उसको हम देख लेंगे और निपट जाएगा हमारा। तो चलिए दोस्तों पार्ट सी में हम अगले बाकी जो हमारा 50 प्रश्न बचा है उसको लेकर आएंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहीं रोकते हैं। तो चलें रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। हमारा एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा लेट होगा तो हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो थोड़ा सा रहेगा तो आपका पढ़ने का मन करेगा, हमारा पढ़ाने का मन करेगा। तो थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं हम लोग पार्ट सी में। नमस्कार।